नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा वीडियो है। पहला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रोम्बोली। अगला प्रश्न है, काल्डेरा क्या है? काल्डेरा स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कुड़ाहा। विस्तृत क्रेटर का आकार ही काल्डेरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी की कितनी मेखलाएं हैं? वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की 3 मेखलाएं हैं, जैसे कि परिप्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरा है यूरेशियाई मध्य महाद्वीपीय मेखला और तीसरा है अटलांटिक महासागरीय मेखला। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती हैं? तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगें जिसको P से डिनोट करते हैं, द्वितीय तरंगें जिसको S से डिनोट करते हैं और तृतीय तरंगे हैं धरातलीय तरंगे, जैसे कि इसको L से प्रदर्शित करते हैं। अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं? तो अनुदैर्घ्य प्राथमिक तरंगों को ही अनुदैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीज्मोग्राफ क्या है? तो सीज्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पंख क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के उपरांत वर्षा हो जाने से निर्मित धूल के कण ही ज्वालामुखी पंख कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वैश्विक भूकंप क्षेत्रों को निम्नलिखित पेटियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्रशांत महासागर तटीय पेटी, दूसरा है मध्यवर्ती पेटी और तीसरा है भूकंप शून्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, आच्छादन के अंतर्गत किन 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? तो अनाच्छादन के अंतर्गत 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि अपक्षय जिसको हम इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं और दूसरा है अपर्दन। अगला प्रश्न, अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? तो अपक्षय 3 प्रकार की होती हैं, तो भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। अगला प्रश्न, हिमानी किसे कहते हैं? बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। हिमोर किसे कहते हैं? जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हिमोर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भूमिगत जल किसे कहते हैं? चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है तो इसे भूमिगत जल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैनियन किसे कहते हैं? नदियों के गाज के बृहद रूप को कैनियन कहते हैं, जैसे कि नदियों के बड़े आकार के रूप को कैनियन कहते हैं। अगला प्रश्न, जलप्रपात किसे कहते हैं? जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। अगला प्रश्न है, बरखान किसे कहते हैं? तो चंद्राकार या चापाकार बालू स्तूप को बरखान कहते हैं। अगला प्रश्न है, नदी विसर्प किसे कहते हैं? तो पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे उतरती है तो मैदानी रूप भागों में उसकी गति कम पड़ जाती है, जिससे नदी का मार्ग घुमावदार हो जाता है। इन टेढ़े मेढ़े मोड़ों को ही नदी विसर्प कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मियांडर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकृति वाले गैसों के यांत्रिक या भौतिक मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभमंडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका राइट आंसर है
यह वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है, जिसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल को कितने संस्तरों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 स्तरों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। जैसे कि बता दें कि जो हवाई जहाज उड़ता है तो वह समताप मंडल में ही उड़ता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो वायुमंडल के प्रमुख तत्व निम्न हैं, जैसे कि तापमान, वायुदाब, वायुदाब पेटियाँ, पवन, वायुमंडल की आर्द्रता तथा वर्षा। अगला प्रश्न है, वायुदाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग बैरोमीटर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संघनन किसे कहते हैं? तो जब वायुमंडल का ताप घटने लगता है तो वह जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसे संघनन कहते हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे हमारे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। वायुदाब का मापन किया जाता है, तो वायुदाब का माप मिलीबार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियाँ पाई जाती हैं? तो पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि है विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न दाब वायुदाब। अगला है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, तीसरा है अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटियाँ। ये सभी पेटियाँ हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता आर्द्रमापी द्वारा ही मापी जाती है। अगला प्रश्न है, वायुदाब या वायुभार किसे कहते हैं? तो धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायुभार कहा जाता है। इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर दे रहे हैं। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या फिर वायुभार कहते हैं। अगला प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेपण यानी कि मुड़ना हो जाता है, तो इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पवनों के प्रकार बताइए। तो पवने निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि अस्थायी या अप्रचलित भूमंडलीय पवने, दूसरा है सामयिक या मौसमी पवने और तीसरा है स्थानीय पवने। अगला प्रश्न है, प्रचंड पचासा या चीखता साठा किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका पछुआ पवन के तीव्र गति से चलने वाले और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण को 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं? तो व्यापारिक सन्मार्गिक पवन को अंग्रेजी में ट्रेड्स विंड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसूनी पवने क्या है? तो वह पवने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्व परिवर्तन आ जाता है, उसे मौसमी परिवर्तन कहते हैं या पवने कहते हैं। अगला है, स्थानीय तथा सागरीय समीर की दिशा में कितना परिवर्तन होता है? तो इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात क्या है? तो पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम तथा बाहर की ओर वायुदाब अधिक होता है, इसे हम चक्रवात कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की मुख्य हवाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय हवाएं इस प्रकार से हैं, जैसे कि चिनूक, फान, सिरोक्को,
बोरो, ब्लिजर्ड इत्यादि। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं? तो कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उष्णकटिबंधीय में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अगला प्रश्न लहरें किसे कहते हैं? तो जल की सतह से टकराकर हवाएं उससे विभिन्न स्थानों से उठा देती हैं, जिससे मोरों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, इसे लहरें कहते हैं। अगला प्रश्न ज्वार-भाटा किसे कहते हैं? सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहा जाता है तथा नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक है गर्म धारा, दूसरा है ठंडी धारा। तो गल्फ स्ट्रीम धारा क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख जल धारा है जो कि गर्म है। अगला प्रश्न है समुद्री जल की प्रमुख गतियाँ क्या हैं? तो लहरें, ज्वार भाटा तथा धाराएं समुद्री जल की मुख्य गतियाँ हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं 3 महासागरीय धाराओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला है क्यूरोसियो धारा, दूसरा क्यूराइल की धारा, तीसरा लेब्राडोर की धारा। अगला प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान उन सभी आधारभूत नियमों तथा कानूनों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान सरकार की शक्ति का स्रोत है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए तथा मूल अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो नागरिकों को मूल अधिकार 6 प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस प्रत्येक 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 आवश्यक शर्तें इस प्रकार से हैं, जैसे कि भारत में जन्मा हो, वंशानुगत हो, पंजीकरण कराए या फिर प्राकृतिक हो या फिर क्षेत्रीय समाविष्टि होने चाहिए। ये सभी हैं तो भारत की नागरिकता उन्हें मिलेगी। एकल नागरिकता क्या है? यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इनमें दोहरी पद्धति को केंद्र व राज्य को अपनाया है, लेकिन इनमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है? तो मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है संपत्ति के मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो भाग 3 द्वारा। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व से क्या आशय है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जन कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। अगला प्रश्न किन्हीं 2 नीति निर्देशक तत्वों के नाम बताइए। तो पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, दूसरा है सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। उपभोक्ता का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति सामान खरीदता है तो वह उस सामान का उपभोक्ता कहलाता है।
अगला प्रश्न, उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध अभिकरण कितने प्रकार के हैं? तो ये हैं जिला फॉर्म, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, ये 3 फॉर्म हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ पर कर सकते हैं? तो उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आंसर है, उपभोक्ता कोई भी किसी व्यक्ति के 2 प्रकार का उपभोक्ता हो सकता है, जैसे कि सामान का उपभोक्ता और सेवाओं का उपभोक्ता। अगला है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में भारत में क्रांति की शुरुआत 1960 से मानी जाती है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना % है? तो इसका आंसर है 35%। अगला प्रश्न है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें जैसे कि है चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज और दाल। अगला है, हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या था? तो कुछ फसलों तक ही सीमित थे वहाँ के लोग। अगला है, मुद्रा का अर्थ क्या है? तो मुद्रा वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जो किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित हैं। चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। अगला प्रश्न है, चेक कितने प्रकार की होती हैं? तो चेक 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य चेक, आदेशानुसार चेक और रेखांकित चेक। अगला है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो बैंक ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है जिसका लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखाओं को आदेश देता है कि उनमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति, शाखा, संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। अगला प्रश्न है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है? तो प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा है। अगला प्रश्न है, हुंडी क्या है? तो हुंडी भारतीय भाषा में लिखा जाने वाला साख पत्र है जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्यानुसार टिकट लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? तो मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती हैं। पहला है आंशिक मुद्रास्फीति, दूसरा है पूर्ण मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न, मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? तो जब विदेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। अगला है, साख पत्र के प्रचलित रूपों के नाम लिखिए। साख मुद्रा के 5 प्रचलित रूप हैं, जैसे कि चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, प्रतिज्ञा पत्र है, हुंडी है, विनय विपत्र है। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण क्या है? तो औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों का नियमित व क्रमिक विकास होता है तथा धीरे धीरे उसमें नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग क्या है? तो वह उद्योग जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्य की सहायता से या तो पूर्णकालिक समय के रूप में या आंशिक कालिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिनमें परंपरागत विधियों व स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है, वह कुटीर उद्योग कहलाता है। लघु उद्योग को समझाइए। तो लघु उद्योग उन सब कारखानों या इकाइयों को शामिल किया जाता है जिसमें 1 करोड़ तक की पूंजी का मशीन तथा संयंत्रों का निवेश हुआ होता है। अगला प्रश्न है, अति लघु उद्योग क्या है? तो वह उद्योग जिनमें 25 लाख तक की पूंजी का निवेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग का प्रमुख समस्या क्या है? तो पहली समस्या है कच्चे माल की समस्या, दूसरा बड़े उद्योग
वो से प्रतियोगिता। अगला है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों की वर्तमान में संख्या कितनी है, तो ये 3 है। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक ऐसी फर्में हैं होती हैं जिसमें प्रधान कार्यालय तो एक देश में होता है किंतु उनकी व्यापारिक क्रियाएं बहुत से अन्य देशों में होती हैं। इन्हें राष्ट्र निगम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये तो हमने आपको बता ही दिया है आगे ही। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगा जाते हैं, तो मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाए जाते हैं। क्या है, मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाए जाते हैं। यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था। अगला है सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित है, तो चरसा शब्द सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी के लिए प्रयोग हुआ है। अगला है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बलबन ने कौन कौन से कार्य किए, तो उसने अपने बड़े बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा था। तो अगला प्रश्न, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था, तो सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि किसे मिली थी, तो इसको अमीर खुसरो को मिली थी। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।